वो जिसने मेन देवांश जी, आ- आवाज अब ठीक हो रही है? अब बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है मिथिलेश। जी आवाज जी, अभी भी रही है। ये ऑन है। हाँ, सब आ रहा है। क्यों नहीं आ रही है? मेन ऑर्गेनाइजेशन एक सेकंड, एक सेकंड रुके। इसको करेंगे बात। हम्म, हेलो हेलो हेलो। वो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ है। जी जी, आप लोगों की आवाज आ रही है। रुके, रुके। अब बोलिए यहाँ पे। तो बोलिए। हेलो 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 हेलो। हाँ जी। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है? जी जी। जी, जी, तो हम लोग अब तो शुरू हम लोग करते अब हैं। सॉरी, शुरू करते हैं। सॉरी, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ प्रॉब्लम समस्या यहाँ थी। समस्या थी। तो तो जैसा कि आप जैसा सबको कि आप मालूम सबको है, मालूम है, आ, आ, आज आज के ही दिन के विष्णु ही दिन खरे जी विष्णु का खरे जी का स्वर्गवास हुआ था स्वर्गवास दिल्ली हुआ में। था दिल्ली में। तो हमने तो ये हमने तय किया था तय किया था कि उनको कि याद उनको करेंगे। याद करेंगे। तो हम तो हम 1 सितंबर 1 सितंबर इस महीने के इस और महीने के और से हमने अपना व्हाट्सएप समूह व्हाट्सएप समूह लिखावट का लिखावट उनको का समर्पित उनको किया था समर्पित और किया मित्रों था से और आग्रह मित्रों किया से था आग्रह किया था कि वे लोग विष्णु खरे पर विष्णु खरे पर अपनी चीजें अपनी पोस्ट चीजें करें। काफी लोगों ने किया। काफी लोगों ने किया। उसके बाद आज उसके हमने बाद सोचा आज कि हमने सोचा कि उनको हम लोग हम याद लोग करें। याद करें। तो तो उनकी उनकी स्मृति को हम नमन करते हुए आज उन पर बात आज करेंगे। उन पर बात करेंगे। आ, युवा कवि घनश्याम कुमार देवांश गुरुग्राम से जुड़े हैं, जो आज संचालन करेंगे, संचालन का दायित्व निभाएंगे। और विष्णु खरे पर बात करने के लिए दिल्ली से अजय कुमार जी हैं, जयपुर से कुमार मुकुल हैं, जेएनयू दिल्ली से देवेंद्र चौबे जी हैं, भोपाल से नवल शुक्ल जी हैं, और शायद प्रियदर्शन जी अभी जुड़े नहीं हैं। और मैं हूँ। तो मैं देवांश को आग्रह करता हूँ कि वो आज की कार्रवाई देवांश। जी धन्यवाद मिथिलेश सर। नमस्कार साथियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कार्यक्रम विष्णु खरे जी की स्मृति को सादर समर्पित है और आज ही के दिन सन 2018 में उनका देहांत हुआ था। तो आज हम उनको याद करने के लिए और उनकी कविताओं पर उनके रचना कर्म पर बातचीत करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए इस कार्यक्रम में साथ में जुड़े हैं। और इस क्रम में बहुत सारे हमारे पास वरिष्ठ चिंतक यहाँ पर उपलब्ध हैं जो अपनी बात रखेंगे। तो उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ लिखावट की तरफ से। कार्यक्रम की शुरुआत एक कविता से मैं करना चाहता हूँ जो विष्णु खरे जी की कविता है और मुझे बहुत प्रिय है। कविता है कोशिश।
शाम को खुश लौटती हुई चिड़ियों से मैं पूछना चाहता हूँ एक अशुभ सवाल। शाम को खुश लौटती हुई चिड़ियों से मैं पूछना चाहता हूँ एक अशुभ सवाल कि आखिर वे मरने के लिए कहाँ जाती हैं। आपको जब बोलना होगा लेकिन वे मेरी तरफ उसी तरफ देखती या न देखती गुजर जाती हैं। लेकिन वे मेरी तरफ उसी तरह देखती या न देखती गुजर जाती हैं जिस तरह पार्क के ठंडी बेंच पर बैठे हुए खाली निगाह वाले बूढ़े के पास से स्कूल से लौटती हुई लड़कियां चली जाती हैं। चिड़ियों की मृत्यु मेरे लिए एक रहस्य है और यहाँ मेरा अर्थ पिंजरों में लटकाए गए पक्षियों की मौत से नहीं है जिनके पंजों से तीलियों को छुड़ाना कठिन हो जाता है और अचानक उड़ान में बिजली के तारों या मोटर के पहियों में फंस गए कौवों के शरीर से भी मैं उसे समझने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि आदमियों और आदमियों की चीजों के संपर्क से आई हुई चिड़ियों की मृत्यु मेरा विषय नहीं है। नहीं, मैं देखना चाहता हूँ चिड़िया को उस क्षण में जब वह आखिरी उड़ान के पहले अपने आप निश्चित करती है कि यह उसकी आखिरी उड़ान है और बिल्कुल पहले की ही तरह उठ जाती है घड़ियों और नक्शों के बाहर, और बिल्कुल पहले की ही तरह उड़ जाती है घड़ियों और नक्शों के बाहर उस जगह के लिए जहां एक असंभव वृक्ष पर बैठकर चुप होते हुए उसे एक अदृश्य चिड़िया बन जाना है। देखना ही चाहता हूँ, क्योंकि ना मैं चिड़ियों का संकल्प पा सकता हूँ और ना उड़ान। मैं सिर्फ अपनी मृत्यु में उनकी कोशिश करना चाहता हूँ। तो साथियों, विष्णु खरे जी की कविताओं पर बारीकियों से बात करने के लिए और उसके तमाम पक्षों पर बात करने के लिए तो हमारे साथ बहुत सारे वरिष्ठ चिंतक हैं, कवि हैं, लेखक हैं। लेकिन यह कविता और उनकी कई अन्य कविताओं में जो चीज़ मैंने महसूस की है, एक वो यह कि जो भय है या मृत्यु है और रहस्य है, ये इतनी प्रखरता के साथ में उभर कर आते, इतनी गहराई से उभर कर आते हैं कि बतौर पाठक मुझे उनकी कविताओं का यह पक्ष बहुत आकर्षित करता था। चाहे उनकी और भी बहुत सारी कविताएं हैं, डर कविता है और भी बहुत सारी कविताएं हैं, तो यह उनकी कविताओं की जो विशेषता है मुझे बहुत आकर्षित करती है। उनको ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर बिल्कुल अलग खड़े होते हैं। जैसे नचिकेता में एक चेतना हमें जो मिलती है, वही एक चेतना जो है कवि के रूप में उनके भीतर वही नचिकेता वाली चेतना मुझे शामिल नजर आती है। तो खैर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हमारे साथ बहुत कई वरिष्ठ कवि, चिंतक, लेखक हैं, जिनमें से मैं कुछ के नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा। अजय कुमार जी हैं हमारे साथ, जो प्रतिबद्ध प्रगतिशील मार्क्सवादी विचारक हैं, लेखक हैं और उद्भावना पत्रिका के संपादक हैं। सर का स्वागत है इस कार्यक्रम में। मिथिलेश श्रीवास्तव जी से हम सभी लोग परिचित हैं। इस कार्यक्रम के सूत्रधार भी वही हैं और उसकी रूपरेखा और उसका सब संचालन सर के ही निर्देशन में तय हुआ। साहित्य में सर की सक्रियता आप सभी लोग जानते ही हैं। तो इसके अलावा कुमार मुकुल जी हैं, जो हिंदी के प्रतिष्ठित कवि हैं, पत्रकार हैं। सर का भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। देवेंद्र चौबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सर JNU से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा जो है प्रमुख कहानीकार व आलोचक के रूप में भी उनकी पहचान हिंदी साहित्य की दुनिया में बहुत सालों से है। तो देवेंद्र चौबे सर का भी मैं कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। नवल शुक्ल जी हैं। नवल शुक्ल जी जाने माने कवि हैं, संपादक हैं, साक्षात्कार पत्रिका से सर जुड़े रहे हैं, तो सर का भी मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। इसके अलावा प्रियदर्शन जी अभी हमारे साथ शायद उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन हिंदी के कवि हैं, कहानीकार हैं और पत्रकारिता और हिंदी साहित्य दोनों दुनिया में जो है समान रूप से वो सक्रिय हैं और अपनी बात जो है रखते आए हैं हम सबके सामने। तो मुझे आशा है जल्दी ही वो भी शायद हमसे जुड़ सकेंगे। मनोज कुमार सिंह जी भी हमसे शायद जल्दी जुड़ेंगे, उनके भी कार्यक्रम में शामिल होने की सूचना थी। तो मनोज जी जो है देशबंधु कॉलेज में पढ़ा रहे हैं लंबे समय से और आलोचना के क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय हैं, हिंदी साहित्य पर पैनी निगाह रखते हैं।
तो आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जो वक्ता भी नहीं उपस्थित हुए हैं, उम्मीद करते हैं वो भी जल्दी ही हमसे जुड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अजय कुमार जी से आग्रह करूंगा कि सर हाँ, देवांश, देवांश आवाज आ रही है? देवांश, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अजय कुमार जी का विष्णु खरे जी के साथ एक तरह से घनिष्ठ संबंध रहा, अच्छा संबंध रहा। और उद्भावना के एक तो मुझे याद आ रहा है कि पैब्लो नेरूदा पर एक विशेषांक विष्णु खरे जी ने निकाला था। तो अजय कुमार जी से ये भी आग्रह रहेगा कि उनके साथ के इन संबंधों पर भी प्रकाश डालेंगे। अजय कुमार जी, अजय कुमार जी शुरू करें। जी, मेरी आवाज आ रही है? पहले ही बताएं। जी जी, आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है, सर आवाज साफ आ रही है? आ रही है, साफ आ रही है? चलिए। हाँ, आ रही है ये सबसे बड़ी जी। जी, आपको जब भी बोलना हो, अब क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आवाज़ कहाँ अटक रही है। अगली बार जब आपको बोलना होगा तो आप इस पे ज्वाइन करिएगा, आप इससे ज्वाइन करिएगा, एक शॉर्टकट नहीं है, लिंक आपने बना हुआ, इस पे ज्वाइन करिएगा और उसके बाद यहाँ से आगे इस तरफ में जाएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ सुन रही है। नहीं गई आपकी हंसी। नहीं आ रही है। उनसे डरते थे। हाँ, अब ठीक है। किसी संपादक की ये मजाल नहीं होती थी कि वो उनके लिखे हुए में कोई बदलाव कर दे या कोई चेंज कर दे। ये बात मैंने बाद में भी महसूस की जब वो चले गए। तब मैंने जब विष्णु खरे विशेषांक निकाला उद्भावना पत्रिका का, तो मैंने ये महसूस किया कि बहुत सारे मित्रों को उन पर लिखने के लिए उनको डर लगा हुआ था। उनको ये लगता था कि पता नहीं विष्णु खरे पर वो ठीक लिख पाएंगे या नहीं। शायद उनको ये था कि शायद विष्णु जी आ जाएंगे और फिर चेक करेंगे उनका लिखा हुआ कि सही है या नहीं, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, दिखाओ मुझको। एक अनुशासन उनका हुआ करता था, उससे बहुत से लोग डरे हुए। तो खैर जो भी है, मैं उनको कहा करता था कि तुमने सबसे जो है अपने बिगाड़ ली है और मैं आपकी आखिरी विकेट हूँ। जो आपके लिए बैटिंग कर रहे हैं सभी छोड़ चुके हैं। तो उन्होंने मेरे जो 3 विशेषांक निकाले, जो उन्होंने एडिट किए, पाब्लो नेरूदा विशेषांक, शमशेर और सुदीप बनर्जी पर केंद्रित, और ये तीनों अंक इतने पॉपुलर हुए कि उनको 2-2, 3-3 बार हमें छपवाना पड़ा। ये एक उनकी खासियत थी। और साथ में ये भी कि मैं जानता था कि उनकी आर्थिक हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इन विशेषांकों को एडिट करने में, इनमें जो भी खर्चा आया, जो कुछ भी उन्होंने मेहनत की, उन्होंने कोई पारिश्रमिक जो है मुझसे मांगा नहीं। मैंने कई बार देने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं, मैं ये काम जो है अपने मन से
अपने अपने आप करना चाहता हूँ। उनकी एक पर्सनैलिटी का एक बड़ा अहम पहलू मैं समझता हूँ कि वो बहुत, जिस पर बहुत कम बात हुई है, कि वो बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे। उनकी जो मशहूर कविता है 1946 की एक रात, जब उन्होंने वो लिखी तो उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया। ये आज से 20-25 साल पहले की बात। बोले, अजय, मुझ पर बड़ा प्रेशर था कि मैंने अपनी माँ की मृत्यु पर कोई कविता नहीं लिखी। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि वो सिर्फ 6 वर्ष के थे जब उनकी माता का देहांत हो गया। जब मैं उनके घर पर पहुँचा तो अक्सर करके जब मैं जाया करता था तो वो बहुत ठहाका लगा के और बड़े वेलकम तरीके से जो है वो बुलाया करते थे, बात करते थे। लेकिन उस दिन वो बहुत गंभीर और बहुत खामोश कविता जो है वो लिखी हुई टेबल पर पड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि उनको किसी ने बताया है कि जब माँ ने आखिरी सांस ली तो उससे कुछ मिनट पहले उन्होंने विष्णु जी का नाम पुकारा। ये बात उन्होंने मुझे कही और वो उठ करके अंदर के कमरे में चले गए। मैंने हमेशा उनको दबंग देखा, मतलब एक बड़ी पर्सनैलिटी के रूप में, लेकिन पहली बार मैंने उन्हें रोते हुए देखा। 1946 की रात को जो कविता है उसको उन्होंने अपनी कल्पना से लिखा। 3 लाइनें हैं उसमें शुरू की, वो सुनाना चाहता हूँ। पसीने से लथपथ वह उठी होगी किसी वक्त, जब खांसी के साथ हलक तक आया उसका खून, जीभ पर कुछ ज्यादा गाढ़ा खारा हो गया होगा। यानी आप ये देखिए कि कितनी दृश्यात्मकता है इस कविता में। बल्कि मैं ये कहूँगा कि गद्यात्मक कविता में रघुवीर सहाय के बाद विष्णु खरे का नाम हमेशा लिया जाएगा। दूसरी बात जो मैंने विष्णु जी के बारे में ऑब्जर्व की कि वो बहुत मेहनती इंसान थे। इसके बारे में बहुत कम बात होती है। उनका इम्प्रेशन ये लोगों ने दिया कि एम्बेसियों में घूमने वाला, शराब पीने वाला, शाम को उनको हर रोज़ जो है बोतल चाहिए और मज़े की ज़िंदगी जीते हैं। ये सारी चीज़ें किसी हद तक थोड़ी थोड़ी प्रोपोर्शन में सही हो सकती हैं, लेकिन जो उनका मुख्य एस्पेक्ट जो लेखन में जो उन्होंने जो हाइट अचीव की, उसके पीछे उनकी मेहनत थी। मुझे याद है कि जब वो मुंबई गए दिल्ली से, तो जब भी वो दिल्ली आते, क्योंकि बार बार उनका दिल्ली आने का मन होता था, अब वो होटल में तो रुक नहीं सकते थे और आईआईसी भी बहुत महंगा हुआ करता था। तो जब बात ये हुई थी कि शमशेर विशेषांक जो है उद्भावना का निकालना है और एस्टोनिया का महाकाव्य क्लेव पुत्र, उसका उन्होंने अनुवाद किया था, उसका प्रकाशन भी करना था, समय निकलता जा रहा था। तो मेरे दफ्तर में वो चारपाई लेकर एक दिन जो है चारपाई खरीदी, रिक्शा में लेके चारपाई लेके मेरे दफ्तर में रुके 3 महीने तक। आप सोचिए कि आज कौन कवि, कौन लेखक एक सामान्य दफ्तर में चारपाई लगा करके बैठ जाएगा और कहेगा कि मैं यहीं बैठा हूँ, यहीं पे मुझे खाना मिलना चाहिए, चाय यहीं पे होनी चाहिए, कहीं जाना नहीं है। शाम को कभी कभार वो बाहर आईआईसी वगैरह में चले जाया करते थे। तो ये उनका रूटीन था। ये लगन और मेहनत जो है वो हिंदी लेखकों में बहुत कम पाई जाती है, जो विष्णु खरे में पाई जाती है। तीसरी बात मैं उनकी विचारधारा के बारे में कहना चाहता हूँ। वे अपने को वामपंथी, कम्युनिस्ट कहलाना पसंद करते थे नहीं, क्योंकि कम्युनिस्ट होने के लिए एक जो जवानी में जो एक जो ट्रेनिंग मिलती है, एक जो पढ़ना पड़ता है, जो ज़मीन पे उतरना पड़ता है, जो लाठी गोली खानी पड़ती है, वो उन्हें नहीं मिली थी। मुझे याद है कि मेरी बेटी की शादी थी, तो उन्होंने दूर से देखा कि प्रकाश करत और वृंदा करत और भी कई लोग जो हैं नक्सल, कई लोग आए हुए थे।
तो उन्होंने मुझसे कहा मेरे कान में कि मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने उनको मिलवाया, वृंदा करत को। तो उन दिनों लोकसभा के चुनाव नज़दीक थे, तो वृंदा को मालूम था कि विष्णु खरे कवि हैं। तो उन्होंने कहा, खरे जी आप एक काम कीजिए, आप कुछ पार्टी के लिए कुछ नारे लिख दीजिए, हमारे चुनाव आ रहे हैं और आप नारे लिख दीजिए। तो मुझे खरे जी कहने लगे कि इनको नारों के अलावा कोई और काम नहीं है क्या? जब ये देखो मुझे देख के बजाय कि मेरी कविता पर कोई बात करने के, मुझे कह रही हैं ये कि आप नारे लिख दीजिए। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि उन्होंने 25-30 नारे मुझे लिख करके दिए और कहा कि ये आप जा करके उनको दे दीजिए। मतलब ये आप देखिए उनकी ईमानदारी और उनका वो। तो लेकिन साथ साथ में उनका ये भी था कि गांधी परिवार जो है, अर्जुन सिंह, इन सबसे बड़े अच्छे रिश्ते उन्होंने बना रखे थे, ये मैं जानता था। लेकिन उनका अगर वैचारिक पहलू देखा जाए तो उसमें मैं यही कहूँगा कि उन्होंने मार्क्सवाद के खिलाफ कुछ नहीं लिखा। जो बहुत सारे कवि और बहुत सारे लेखक, आजकल तो फैशन ही हो गया है मार्क्सवाद के खिलाफ लिखने का, लेकिन खरे जी ने ऐसा नहीं किया। उनका जब जो एक और पहलू और एक कमजोरी मैं थोड़ी सी बाद में जो उनके अंदर आई, तो पहले पहल तो मुझे याद है कि जब सबकी आवाज़ के पर्दे में जो कविता संग्रह आया था, तो मैं एक ही रात में उसकी सारी कविताएं पढ़ गया था। इतनी अच्छी कविताएं थी वो, और उसमें हिंदू सांप्रदायिकता पर ख़ास तौर पर बड़ी चोट थी। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि वे थोड़ा नर्म पड़ने लगे। तो ये सिलसिला M.F. हुसैन से शुरू हुआ, और एक दिन उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मुझे इस्लाम पर और कुरान पर कोई अंक निकालना चाहिए। तो जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैं थोड़ा सा, और उन्होंने मीर तकी मीर पर भी एक लेख लिखा जो भावना में ही छपा, क्योंकि उनका ये कहना था कि कभी भी जब भी वो लिख के देते थे कि एक भी शब्द आप इधर से उधर नहीं कर सकते। और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने तो उनको बैन कर दिया था, जनसत्ता ने, नवभारत टाइम्स में, राष्ट्रीय सहारा ने, इसी कारण कि भाई जो उन्होंने लिख के दिया है वही छपना चाहिए, ना उसको कम कर सकते हो, ना उसमें कोई डिलीट कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ भी उनका ये था कि मीर तकी मीर पर जो है जब उन्होंने लिख के दिया उस बात का, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। और जब वो छप कर आया तो मुझे असद जैदी और मंगलेश और सब लोगों ने कहा कि ये आपने क्या छाप दिया उनका। उन्होंने मीर तक को जो है एक मुसलमान घोषित कर दिया, मतलब जो है उस लेख। तो मेरा कहना ये था कि लास्ट में आकर के कुछ कॉम्प्रोमाइज़ जो है उन्होंने अपनी विचारधारा से इन सब से किया। लेकिन इन सब कमियों के बावजूद भी खरे जी ने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं ये कहना चाहता हूँ। और मेरे बहुत से मित्र जो आज हैं, जो योगेंद्र आहूजा, सुंदर चंद ठाकुर, मंगलेश, हरि मृदुल, प्रफुल्ल शिलेदार, इन सबको जो है, इन सब के साथ चंद्रकांत देवताले, इससे भी मुझे सुदीप बनर्जी, इन सब से मेरा परिचय जो है वो खरे जी के माध्यम से ही हुआ। और उन्हीं के कारण मैं जो है उसमें उनके साथ जो है संबंध जो है मेरे बड़े मधुर रहे हैं। आज खरे जी का और भी बहुत से वक्ता हैं मेरे लिए, मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, फिर कभी इस पर बोला जाएगा। और मैं यही कहूँगा कि प्रेमचंद ने एक बार लिखा था कि अतीत जैसा भी रहा हो उसकी स्मृतियाँ बहुत सुंदर होती हैं। नमस्कार। देवांश। धन्यवाद अजय सर। शायद मेरी आवाज़ आ रही होगी, अभी मैं म्यूट हटाना भूल गया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सुंदर वक्तव्य के लिए। और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को नहीं पता थी विष्णु खरे जी के बारे में, जिन कवियों को, लेखकों को हम लोग अपनी ज़िंदगी में डूबकर पढ़ते रहते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानना बहुत दिलचस्प रहता है। और
उसके जरिए भी एक नई दुनिया खुलती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं मिथिलेश सर से आग्रह करूंगा कि सर अपनी बात रखें विष्णु खरे जी के बारे में। मिथिलेश सर। देखूंगा मैं। ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ ज्वाइन कर रहे हैं। मैं शुरू कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? मिथिलेश सर आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा। हेलो। हाँ आवाज़ आ रही है? आवाज आ रही है? जी जी। हाँ सर आ रही आवाज़। तो अजय कुमार जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। और एक बात जो उन्होंने कही कि वो मार्क्सवादी नहीं थे। ये सही बात। विष्णु खरे के बहाने मैंने अपने समाज को समझने की एक कोशिश की। आप लोगों को मालूम है इन दिनों मैं यूएसए में हूँ और यहाँ सुबह हुई है, वहाँ शाम है। तो एक मेरी टिप्पणी है जो मैं पढ़ देना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक दिया है मैंने अमेरिका और विष्णु खरे। अजय जी मैं आपको संबोधित करता हूँ। पिछले 4 वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका आना जाना हो रहा है। अमेरिका आने के पहले हम उसकी साम्यवादी प्रभाव में तीव्र आलोचना ही करते आ रहे थे। एक लेखक के रूप में अमेरिका कभी मनभावन नहीं लगा, क्योंकि पूंजीवाद का खुल्लम खुल्ला खेल यहाँ साफ दिखता है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था आकर्षक लगती है। पूंजी की व्यवस्था की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। व्यवस्था जिसे अमेरिका के लोगों ने अपने लिए और अमेरिका आने वाले लोगों के लिए बनाई है। अमेरिकी संरचनात्मक, सांस्कृतिक और मानवीय व्यवस्था को सबके साथ साझा करते हैं, बिना किसी भेदभाव के। मसलन रंग भेद, जातिवाद, पूंजी भेद, लिंग भेद, यह सब उनके जीवन के हिस्से हैं। उन्होंने अपने ऊपर इन्हें ओढ़ा हुआ नहीं है। अमेरिका पूंजीवादी जरूर है, लेकिन यहाँ हर विचार के लोगों को सराहा जाता है। पूंजीवाद जरूर है, लेकिन यही पूंजीवाद दुनिया को लोकतंत्र, सर्वधर्म सम्मान और सामाजिक सुरक्षा का पाठ पढ़ाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य का सिलिकॉन वैली इलेक्ट्रॉनिक आंदोलन का जनक है। सिस्को, एप्पल, गूगल, फेसबुक, उबर, नेटफ्लिक्स इत्यादि कंपनियों का जन्म वैली में हुआ, लेकिन अब वे सब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं और इनके दफ्तर भारत में भी वर्षों से खुले हुए हैं। अब पूंजीवाद और वैज्ञानिक विकास ने अपने समाज को साफ सुथरा बनाने में भी रचनात्मक सहयोग किया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। साफ सुथरा का मतलब स्वच्छता अभियान तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिकियों की सोच और भी सुंदर और मानवीय बनाया है। यहाँ की तहजीब हिंसा विहीन लखनऊ तहजीब है। मिथिलेश जी खरे जी पर बोले ना। अमेरिका आ रहा हूँ। हाँ तो किसी भी अमेरिकी इंसान के शरीर और भाव में किसी का अपमान करने की नीयत दिखाई नहीं देती है। यहाँ के संरचना निर्माण में सौंदर्य बोध दिखाई देता है, लेकिन सबसे अधिक सराहनीय मूल्य जो है वह है स्त्रियों के प्रति सम्मान की सोच और दृष्टि।
मैं यहाँ कैलिफोर्निया के बे एरिया, सिलिकॉन वैली के बाजारों, दुकानों, गलियों, कार्यालयों, सार्वजनिक स्थलों इत्यादि में लड़कियों और औरतों को बेखौफ होकर घूमते देखना एक सुखद अनुभव सा लगता है। कोई पुरुष किसी स्त्री को देखकर फप्ती कसने के बारे में न सोचता है और न करता है। उसके आने जाने पर समय की पाबंदी नहीं है। यह नहीं पूछ सकता कोई कि इतनी रात गए कहाँ और कैसे, अकेली या किसी के साथ घर से बाहर है। स्त्रियों को लोलुप निगाहों से नहीं देखता है। समाज जो अपनी स्त्रियों को एक बेखौफ दुनिया और बेवजह पाबंदियों से मुक्त करता है। आप ठीक कह रहे हैं। विष्णु खरे तक मैं पहुंच रहा हूं। 2-3 लाइनें और मैं इसमें बताना चाहता हूं कि लड़कियां यहाँ सुरक्षित हैं। इसका एक पुख्ता प्रमाण है कि विश्व भर से उच्च शिक्षा के लिए वे यहाँ के विश्वविद्यालयों में आती हैं, अकेले रहती हैं, पढ़ाई करती हैं, नौकरी करती हैं, घर बसाती हैं या अपने वतन सकुशल लौट जाती हैं। इस खौफ विहीन समाज, बाजार, दुकान, विश्वविद्यालय, यहाँ तक कि घर तक कि हम अपने समाज में सफल नहीं रहे हैं। जिस तरह से लड़कियां यहाँ महफूज महसूस करती हैं, अपने यहाँ नहीं करती हैं। इन संदर्भों में मुझे विष्णु खरे की कई कविताएं याद आने लगती हैं। स्टैंड वालों इन निगाहों से बचाने की कोशिश करते हुए बाप अधमरे ही रहते हैं, क्योंकि भ्रूण हत्याएं, ऑनर किलिंग, आजाद चेतनाओं की निंदा और हत्या, पुलिस बर्बरता, बलात्कार, दहेज ताड़ना, कम शिक्षा या अशिक्षा, कहाँ तक गिनाएं। घर कविता, उनकी कविता है घर। कविता की मार्मिकता को महसूस करते ही कलेजा फटने लगता है। इसमें एक स्त्री है जो घर घर जाकर दिन भर बर्तन मांजने का काम करती है और अपने साथ लाए अपने बच्चों को नजदीक के पार्क में एक पेड़ के नीचे छोड़ देती है। एक 5 बरस की लड़की और 3 बरस का लड़का क्या करते हैं, इस कविता को पढ़कर देखिए। किसी को परेशान नहीं करते, कुछ मांगते नहीं, कुछ मिल जाता है तो माँ के आने तक सहेज कर रखते हैं। ऐसे तमाम कामगार माओं और उनके मासूम बच्चों के बारे में सोचिए। कामगार माओं को जिनके काम की कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है, सुबह से शाम तक कितनी अश्लील फफ्तियों को सुनना पड़ता होगा, कितनी अश्लील निगाहों की चुभन बर्दाश्त करनी पड़ती होगी। आग एक कविता है। आग कविता की शुरुआती पंक्तियां उद्धृत करना ही काफी होगा। वो भी शामिल हैं कि अपमान, बदहाली, दुर्दशा के चित्र उकेरती हैं, जो भारतीय समाज के लिए ऐसा अभिशाप है जिससे सबसे पहले उबरने की जरूरत है। एक कवि की कविताएं समाज को इन उबरने में मदद करें तो कवि को कितना अच्छा लगेगा। विष्णु खरे अपने समाज के रुग्ण मानसिकता को कितनी बारीकी से देखते समझते हैं। धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विष्णु खरे जी को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। देवांश। देवांश आगे बढ़ें। धन्यवाद मिथिलेश सर। और अब मैं कुमार मुकुल जी से आग्रह करूंगा कि सर अपनी बात रखें हमारे सामने। कुमार मुकुल सर। देवांग जी प्लीज
ज्वाइन करवाइए जरा श्रीवास्तव को। आप सभी लोग माइक म्यूट कर लीजिए, जो भी वक्ता है उनको छोड़ करके, इससे लोग प्लीज ज्वाइन करवाते रहिए। बहुत शोर आ रहा है। हाँ जी, हाँ, मैं उन पर लिए गए कुछ नोट्स के हिस्से पढ़ूंगा। जी मुकुल सर, स्वागत है आपका। हाँ, सीधे बात शुरू करते हैं। जिस तरह निराला ने कविता को तुकबंदी से मुक्त किया, केदारनाथ सिंह ने उदात्तता से, और उसी तरह एक हद तक रघुवीर सहाय ने और ज्यादा समर्थ ढंग से उसे करुणा की अकर्मण्य लय से मुक्त किया और कविता को बचा लिया अस्तित्व के संकट से, के लिए नया प्रवेश द्वार खोल दिया। यहाँ करुणा की जगह अगर खुशी दिखाई देती है, रघुवीर सहाय के यहाँ अगम्य अवध्य आतंक, तो खरे के यहाँ यथार्थ का स्वीकार मिलता है। पर रघुवीर सहाय की कविता जहाँ महानगर के और मैंपन के बोझ से दबी है, वहाँ खरे की कविता महानगर से तो अपने पात्रों को उड़ाती है, पर जब कविता पूरी होती है तो महानगर कविता में उठा विषय अस्तित्वमान हो उठता है। महानगर गौण होकर गायब सा हो जाता है। यह है कि इसके लिए तो केदार जी की तरह मात्र स्मृतियों के सहारे रहना पड़ता है, ना वे संदर्भों का आधुनिक कवियों की तरह चौंकाने वाले ढंग से इस्तेमाल की प्रचलित चालाकी दिखलाते हैं, बल्कि विषय वस्तु से ऐसा गहरा लगाव या प्रतिबद्धता वहां दिखती है कि एक दर्शक या प्रस्तुतकर्ता के रूप में कवि गायब सा हो जाता है। खरे की अधिकांश कविताएं रघुवीर सहाय के मैंपन, जिसमें गवाह होने की ध्वनि गहरे तक सुनाई पड़ती है, भी समस्या को पाठकों के रूबरू खड़ा कर देती है और कवि अनुपस्थित हो जाता है। यही कारण है कि खरे की कुछ कविताओं को दोबारा पढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ती। आग एक ऐसी ही कविता है जो रोज घटने वाली दहेज प्रताड़ना को लेकर है। उसे पढ़ते लगता है कि अगर ऐसी घटना घट रही है और आप उसे जान रहे हैं, तो या तो इस आग को बुझाने की कोशिश कीजिए या इस मुद्दे को प्रसंग से बाहर कीजिए। ऐसी कविताएं कविता के लिए कविता की सुविधा से हमें वंचित करती हैं। इस मामले में ये कविताएं परंपरागत रूप से अच्छी कविता होने की बजाय बुरी कविताएं साबित होती हैं, क्योंकि ये अपने कष्ट में आपकी हिस्सेदारी मांगती हैं। ये स्त्रियों के जलाए जाने की पीड़ा को उत्सवता में नहीं बदल डालती। उनकी हत्या की गई, उन्होंने आत्महत्या नहीं की। इस बात का महत्व और उत्सव कभी धूमिल नहीं होगा कविता में। आलोक धनवा ने भी कुछ ऐसा ही लिखा है। इस मामले में मैं अपने ही आचरण से परेशान रहता हूं, क्योंकि ब्रूनो की बेटियां मेरी प्रियतम कविताओं में हैं। खरे पर विचार करने पर लगता है कि क्या मुझे भी करुणा के महोत्सव में शामिल होना अच्छा लगता है। आग को तो मैं मुश्किल से पढ़ सका, बेचैन सा हो गया, जैसे कविता नहीं पढ़ रहा हूं, खुद जला रहा हूं या जलती देख रहा हूं। अब ऐसी कविता लोग बार बार कैसे पढ़ सकते हैं। इस मामले में ये बुरी कविताएं हैं कि ये परंपरागत रूप से अच्छी फिर से पढ़ो वाले तर्ज पर पढ़ी जाने वाली कविताएं नहीं हैं, बल्कि ये संवेदनशील पाठक को चुप करा देने वाली कविताएं हैं, जैसे गोहत्या का पाप लगा हो और यह कहते मुझे डर लगता है कि ये कविताएं हैं या श्राप जो मेरी आंखों में आंखें डाल खड़ी हो जाती हैं। लड़कियों के बाप, जिल्लत, बेटी, हमारी पत्नियां, बच्चा, एक कम, सांबवती आदि ऐसी ही बुरी कविताएं हैं जो कहते ये स्थितियां हैं और बुरी हैं तो इसके कारक आप भी हैं। संभव हो तो इसे मिटाएं, नहीं तो चर्चा कर उत्सव न बनाएं।
लोग भूल गए हैं कि एक कविता, अरे अब ऐसी कविता लिखो, में रघुवीर सहाय लिखते हैं, अरे अब ऐसी कविता लिखो कि कोई मूड नहीं मटकाए, ना कोई पुलक पुलक रह जाए, ना कोई बेमतलब अकुलाए। सहाय की इस मांग को खरे की कविताएं पूरी करती लगती हैं। रामदास जैसी कविताओं में सहाय जी भी ऐसी कविता लिखने की कोशिश करते हैं, पर वे एक आतंककारी विवरण से आगे नहीं बढ़ पाते। खरे के यहाँ आतंक चुनौती की तरह सामने आता है। नामवर सिंह ने अच्छे आलोचक के बारे में कहीं लिखा था कि उसकी पहचान इससे होती है कि वह किन पंक्तियों को उद्धृत करता है। पर इस अर्थ में विष्णु खरे को अच्छा आलोचक शायद कभी नहीं मिल पाए, क्योंकि उनकी अधिकांश कविताएं भाषा संबंधी किसी भी रेटारिक मुहावरे पैरे को ज्यादा या कम प्रभावी बनाने के लिए किए गए चमत्कारों से मुक्त हैं। इस संदर्भ में मुक्तिबोध की पंक्तियां याद आती हैं। यह सबके अनुभव का विषय है कि मानसिक प्रतिक्रिया हमारे अंतर में गद्य भाषा को लेकर उतरती है, कृत्रिम ललित काव्य भाषा में नहीं। यही कविता का पूरा विन्यास गद्य भाषा के अधिक निकट है। सोनी हर शहर में एक बदनाम औरत होती है जैसी कविताओं को छोड़कर अधिकांश का प्रभाव छायाचित्रों की तरह पड़ता है, जिनमें कुछ भी घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। यहाँ ज्ञानेंद्र पति की बात महत्वपूर्ण लगती है मुझे। स्थितियां जिन्हें मानवीय संवेदना से निहारा जाता है, वे अपने प्रभावों में प्रतीक बन जाती हैं। उन्हें प्रतीक बनाने की सचेत कोशिश नहीं की जाती, बल्कि वे प्रत्यालोकन में प्रतीक बन जाती हैं। रघुवीर सहाय यहीं कमजोर पड़ते हैं। उनके यहाँ निहारना कम, देखना ज्यादा है। और खरे के संदर्भ में यह निहारना भी काफी नहीं पड़ता। निहारना की जो एक रोमांटिकता है, उसकी जगह एक गहरा व जटिल दायित्व बोध पैदा करते हैं वे। वह दो टूक कलेजे के नहीं करता, दो टूक पूछता है कि मैं हूं यह आपके समक्ष, जो भी जैसा भी आपका जो उत्तरदायित्व बनता हो वह पूरा करें। रागात्मक स्वरूपों वाली अप्रतिम सौंदर्य बोध की कविताएं भी खरे के पास हैं। लापता, अज्ञातवास, सत्य, द्रौपदी के विषय में कृष्ण आदि ऐसी ही कविताएं हैं। द्रौपदी के विषय में कृष्ण पढ़ते कनुप्रिया की याद आती है। हालांकि भारती के यहाँ आवेगों, उच्छ्वासों की जो व्यापकता है, उससे यह कविता मुक्त है, पर स्त्री पुरुष की आदिम अंतरंगता को अब तक सर्वाधिक मधुरता के सामने लाती है। इस तरह के ये चरित्र कविता में अपनी ऐतिहासिकता खोकर समकालीन होते लगते हैं। लगता है कि इतिहास ऐसे ही मधुर स्पंदनों के सहारे जीवित रहता है। किंतु किसे विश्वास होगा कि तुम्हारे मुख पर सदैव ऐसा कुछ था कि प्रासाद में अकेले छोड़ दिए गए हम परस्पर अर्थों को अंतिम सीमाओं तक समझते हुए एक दूसरे के स्पर्श था नहीं करते। नमस्ते मित्रों। धन्यवाद मुकुल सर। अब मैं श्री देवेंद्र चौबे सर से निवेदन करूंगा कि सर अपनी बात रखें हमारे सामने। देवेंद्र चौबे सर। ये बहुत हाँ सर, आवाज ठीक है, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं बस। आप सुनाई दे रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। माइक कैमरा शायद ऑफ है मेरे ख्याल से। दिखाई दे रहे हैं। पूरा ऑन हो गया है। तो और एक बिजनेस व्यवस्था उन्हें करना बहुत पसंद नहीं करता। देवेंद्र चौबे सर, आपकी आवाज
नहीं आ रही है। मुझे तो टूट टूट कर आ रही है, अगर और लोगों को आ रही हो। सर आपकी आवाज आ नहीं रही है ठीक से। शाम तो मुझे आ रही है ठीक ठाक आवाज। और लोग को आवाज तो मेरी आवाज आ रही सर बीच बीच में टूट रही है थोड़ी आवाज। मेरे ख्याल से कुछ नेटवर्क की शायद समस्या हो सकती है। आप बोलें, अगर देखते हैं शायद काम करे। आवाज ब्रेक हो रही है। नीरज, 2-3 लोग और भी कह रहे हैं शायद आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ सर, एक बार कीजिए। मैं ईयरफोन निकाल के बात करता हूँ। हाँ सर, एकदम साफ आ रही है आवाज। चलिए मैंने वो माइक्रोफोन निकाल दिया। मुझे लग रहा था कि ठीक है सर, अभी आप दिख भी रहे हैं अच्छे से और सुनाई भी दे रहे हैं। तो पुनः आप सबके प्रति आभार। मैं शुरू में कह रहा था कि विष्णु खरे पर कोई कार्यक्रम करना बहुत मुश्किल काम है, और मिथिलेश जी ने यह कार्यक्रम करने का साहस भी किया और बहुत अच्छा किया कि उनको हम लोग याद कर रहे हैं। और कहा जाता है कि विष्णु खरे के बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी और अजय जी ने बहुत सारी बातें की, और जाहिर है कि अजय जी का संबंध उनके साथ गहरा था। मुझे उनसे 3 तरह से मेरा संबंध रहा विष्णु खरे जी से। एक तो जब हम लोग जेएनयू में छात्र होकर के आए थे तब उनसे मेरा नौहार टाइम्स से मेरी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात ने उनके बारे में बहुत सारे अनुभव दिए। और उसके साथ ही मैं कहूँगा कि उस जमाने में जो दिल्ली का जो साहित्यिक माहौल था, खास तौर से मतलब आईटीओ, जिसके बारे में आईटीओ के कवि या लेखक की चर्चा होती थी, जिन 4 लोगों की बहुत अधिक चर्चा होती थी। प्रयास शुक्ल थे, जिसमें जबराल थे, विष्णु नागर जी थे और असद जैदी। इन चारों की बहुत अलग तरह का, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में आता है कि विष्णु खरे उसी मतलब दुनिया में रहते थे, लेकिन शायद उस दुनिया से बाहर भी थे। और मुझे अच्छा लग रहा था कि अजय जी ने बहुत सारी बातें बारीकी से पकड़ी। और कई बार होता है कि जो अनुभव होता है किसी लेखक का दूसरे लेखक के साथ, या किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो कहीं ना कहीं वैचारिक स्तर पर एक गहरा संबंध जुड़ा हुआ, और अजय जी बहुत ही प्रतिबद्ध तरीके से मतलब जो प्रगतिशील साहित्य आंदोलन है उससे जुड़े रहे हैं, उसकी आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने बहुत बारीकी से उनका एनालिसिस किया, और खास तौर से मतलब कुछ ऐसी बातें कही जो मुझे अब याद भी आ रही है कि जो उनके साथ हमारे अनुभव हुए थे। देखिए, मुझे मैं कह रहा था आपसे कि विष्णु खरे से 3 तरह से मेरे मुलाकात हुई, और वो बहुत बारीकी के साथ आकलन करते थे किसी भी व्यक्ति का। और इसके बारे में मिथिलेश जी भी का अनुभव ठीक ठाक रहा है। और मुझे याद है कि जब मैं पहली बार उनसे छात्र के रूप में मिला, दूसरी बार मतलब जब जेएनयू का अध्यापक हुआ तब उनसे मुलाकात हुई। लेकिन एक बात तो मुझे शुरुआती दौर में उन्होंने मुझे कहा, खास करके जब हम लोग जेएनयू के छात्र थे, उनसे मिलते थे तो बहुत खुश होते। तो उसके पीछे 2-3 कारण हो सकता है कि विष्णु खरे की शायद बेटी भी मतलब जो थी जेएनयू की पुरानी छात्र रह चुकी हैं, जर्मन सेंटर में पढ़ी थी, और इसीलिए जेएनयू के छात्रों को पसंद करते थे। लेकिन एक चीज मेरे अंदर में कहीं ना कहीं बात उनसे मुलाकात में बार बार होती कि जेएनयू के अध्यापकों को बहुत पसंद नहीं करते थे, खासकर से जो हमारे हिंदी विभाग के अध्यापक रहे, जिसकी तरफ थोड़ा सा मतलब इशारा भी किया। उनकी प्रकृति थी, वो साफ साफ तो कोई भी चीज कह देते थे। और याद है कि आईएएस के सेमिनार में उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिसके बाद प्रोफेसर मैनेजर पांडे बहुत और सारी
कई बार विष्णु मतलब सर आवाज देवेंद्र सर आवाज ब्रेक हो रही है, माफी चाहूंगा। अब नेटवर्क कुछ होगी, मैं भी नहीं थोड़ी सी भी चाहिए। घनश्याम जी आ जा रही है सर? अभी थोड़ी आ रही है। तो मैं आपसे कहा था कि के बारे में उनके लेखन को जितना भी हमने गाँव के पढ़ा, तो मुझे लगता है कि विष्णु खरे अपने समय से सत्य बातें, और अब गौर करेंगे कि हमारे समय के बहुत सारे सवाल हैं जिनके बारे में हमारे समकालीन हिंदी साहित्य में बार बार चर्चा होती है। ये सवाल बहुत गहरे सवाल थे और कहीं ना कहीं या किसी न किसी रूप में खास तौर से जो 1947 का देश विभाजन कही कि आज़ादी का जो सवाल था, और उसके बाद जो देश में बहुत सारे परिवर्तन हुए, चाहे अम्बेडकर का 1966 में दलित हिंदू धर्म छोड़कर उसे बात करना हो, जो हमारे समय के बड़े जो खास 40 के बाद या इमरजेंसी के बाद इन चीजों ने हमारे साथ बारी खास तौर से मैं कुछ कविताएं जो पढ़ा था विष्णु खरे, ये लग रहा था कि अगर कविताओं में जो हमें तो एहसास दिखाई देता है या फिर इस पर रहस्य दिखाई दे है, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं तर्क के अनावश्यक से वो चीजें हमारे सामने आती है, और इसलिए भी आती है कि जो समय होता है, समय कई बार बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छा रहता है। मतलब कौन सा या कौन से समय वह समय हमारा भारतीय बहुत देवेंद्र सर आवाज बहुत टूट रही है, कुछ सुनने में ठीक से नहीं आ पा रहा है। अभी 4-5 मिनट से दोबारा से समस्या आ रही है। आप एक बार अगर कोई माइक ऑन है किसी का तो ऑफ कर दीजिए, कहीं उसकी वजह से कोई समस्या आ रही हो। तो मैं कह रहा था आपसे कि जो समय का दबाव होता है बहुत बारीकी के साथ किसी भी लेखक को प्रभावित करता है, और समय का दबाव सिर्फ मतलब व्यक्तिगत या कहिए कि नहीं होता है, कहीं जो दुनिया में जो परिवर्तन होते हैं वह भी या रूप में जो परिवर्तन होता है वह भी हमारी इस आवाज को प्रभावित करता है, हमारे मतलब दबाव बनाने की कोशिश करता है। और कहेंगे कि में कई लोगों पर कविताएं, जैसे जे स्वामीनाथन को याद करते हुए कविता लिखना या रघुवेश सहाय को कविताओं में याद करना उस बात की तरफ इशारा भी करता है कि यह देश मतलब दो तरह से दबाव को झेल रहा था। एक तो ठीक है कि हमारा देश 47 में आजाद हो गया और लोकतंत्र की जो बहुत सारी विशेषताएं होती है, यही विशेषता आपको बोलने की आजादी देता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक तरह से रूल भी करता है, गवर्न भी करता है, और यहीं पर आकर के किसी भी लेखक की सत्ता से टकराहट शुरू होती है। वह चाहता है मतलब लोकतांत्रिक सरकारें भी चाहती कि आप उतना ही बोलें
जितना कि मतलब आपको बोलने के लिए आजादी दी जा रही है। और कई बार जो बड़ा लेखक होता है, जो एक तरह से अपने समय के सवाल से टकराने वाला लेखक होता है, वह उस सीमा को क्रॉस करता है, सीमा को आगे, उससे आगे जाता है। और कई बार विष्णु खरे ऐसा करते हैं। ठीक है, कई बार अजय जी ने कहा कि समझौता भी करते हैं। जाहिर है कि लेखक पर कई तरह के दबाव होते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं कहाँ से वो दबाव उसे प्रभावित करा था। लेकिन कई बार लेखक उन सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं, खास करके लोकतांत्रिक सरकारों के जो नियंत्रण के जो तरीके होते हैं, जो हमेशा दिखाई देते रहा है। यह भी हमें गौर करना चाहिए कि जो दूसरा दबाव जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, कि कई बार लेखक जो होता है अपने लेखन के जरिए या फिर अपने मतलब वक्तव्यों के जरिए या अपने पाठों के जरिए वह राष्ट्र को समझने की कोशिश करता है। और यह हर विधा में होता है, चाहे इतिहासकार हो, चाहे समाजशास्त्री हो, चाहे राजनीतिक वैज्ञानिक भी हो। वे अपने तरीके से देश और देश की जो निर्मितियां हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप गौर करेंगे कि 1901 के आजादी के बाद जिस तरह से फोर्ड फाउंडेशन या ऐसी संस्थाओं ने एक तरह से जिसके बारे में फ्रेडरिक जेमसन बार बार कहते थे कि 1950 के बाद पूरी दुनिया, खासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, एक अलग तरह के उत्तर औपनिवेशिक पूंजीवादी दौर में प्रवेश करती है। और यह बहुत बड़ा एक तरह से डिपार्चर पॉइंट था पूरी दुनिया के लिए। इसका प्रभाव कई बार मैंने कहा कि आपको सीधा सीधा नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन जो पूरी दुनिया की जो बहुत सारी जो नीतियां होती है, जो पॉलिसीज होते हैं, वे काफी बारीकी के साथ आपको साबित करते हैं, जैसा कि आज दिखाई दे रहा है। अगर आज आपको दिखाई दे रहा तो ये फाउंडेशन इंस्टीट्यूट ने जो दो काम किया कि कई बार ये दबाव जो होते हैं, लेखक जिस तरीके से अपने समय को समझना चाहता है, राष्ट्र को समझना चाहता है, तो ये दबाव आपको करते हैं कितने जैसे समाज में, बल्कि तो नियंत्रणकारी होती है उन्हीं के टूल्स के हिसाब से अपने राष्ट्र को आप समझिए। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, अगर आप लोग को 1914 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी का वो प्रश्न क्या होगा जब राधा कमल मुखर्जी या डीपी मुखर्जी जैसे समाजशास्त्री ने देश को समझने के लिए कला, साहित्य, संगीत को जरिया बनाया। लेकिन उसी पैरेलल जब बम्बई में जन्म किया का पूरा एक समझने का धारा ही बदल। तो कई बार विश्व ने जे स्वामीनाथन को एक तरह से कुछ कोई भी कलाकार को, लेखक को अपनी रचनाएं जो समर्पित करके है, उसके पीछे के तरह से समझना चाहते हैं। कविताएं लिखी वो कहीं ना कहीं जिस समझ बनती है वही बोलना चाहिए। या अगर ये रवि साहब कब जैसे कविताओं में अगर रवि शायद याद करते हैं तो रवि समझना चाहता रवि साहब की जो कमिटमेंट थी एक अलग तरह की सोशल कमिटमेंट। और कई बार यह लगता है कि जब हम उनकी चर्चा करते विष्णु से कहाँ से जुड़ते हैं, तो ठीक कहा मुकुल जी ने भी चर्चा की, कुमार मुकुल ने, कि वे तरह से रक्षा है सबसे प्रभावित है। हाँ, मुझे नहीं लगता है केदारनाथ से प्रभावित है। केदारनाथ की धारा बिल्कुल आप सर्वेश्वर से उनको जोड़ सकते, जो सीधे बहुत सारे सवालों से टकराते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब विष्णु खरे पर बात करना या विष्णु खरे की कविताओं पढ़ना एक जरिए एक तरह से हम समय समझते हैं, समकालीन समझते हैं और समझ ही एक विष्णु खरे एक अलग तरह की समझ बनती है। हाँ, उनका क्वेश्चन बहुत अलग तरह का, जिस पर हम लोग काफी बातचीत करते रहेंगे। वे सीधे टकराते थे, लेखकों के साथ भी टकराते थे, और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो सीधे मुठभेड़ करते थे, और इसी से वे बहुत लोकप्रिय हिंदी समाज में नहीं थे। हम लोग का अनुभव तो कई तरह का रहा। कई बार वो बहुत डांटते भी थे, लेकिन तुरंत वो अलग कर देते थे। जिस मैंने कही कि जब मैंने फ्रांसीसी साहित्य पर काम किया तो विष्णु खरे बहुत खुश हुए और उसकी उन्होंने बहुत बड़ी समीक्षा नवाटाइम से छापी। लेकिन जब चीनी साहित्य वाला काम मैंने किया 93 में किया, उनको दिया किताब, तो उन्होंने कहा कि
इसकी समीक्षा नवभारत टाइम्स से नहीं छपेगी या इसकी चर्चा नहीं होगी। और इतना खराब से कहा कि मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने कहा कि आज से मैं विष्णु खरे से फिर कभी नहीं मिलूंगा। लेकिन फिर उन्होंने मुझे रोका, चाय के लिए कहा कि इसके पीछे बहुत सारे कारण, वो कारण मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। तो कहने का मतलब कि विष्णु खरे हमारे समय के एक तरह से भी कहिए कि ईमानदार आदमी थे, ईमानदारी के साथ अपनी बातें रखते थे, जो भी करते ईमानदारी से करते। अगर उन्होंने समझौता किया तो उनके मित्रों को पता था और सबको पता था कि वो समझौता, लेकिन एक लेखक की जो ईमानदारी थी शायद उससे वो कभी समझौता नहीं किया। और शायद मतलब अगर वो व्यक्तिगत तौर पर अगर बहुत मतलब पॉजिटिव होते तो हो सकता कि परंपरा होती है हमारे सामने। इस वजूद भी अगर आप को याद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मतलब उनके बहाने हम एक तरह से अपने साहित्य को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरह समकालीन भारत को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः प्रति आभार, फिर बातचीत करते रहेंगे और आप सबका धन्यवाद। और आवाज नहीं हुई अब इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र चौबे सर। बीच में थोड़ी देर के लिए माइक 2 बार थोड़ी समस्या हो रही थी सुनने में, लेकिन फिर काफ़ी कुछ चीज़ें हम ठीक से सुन भी पाए और बहुत ही खूबसूरत वक्तव्य था। बहुत कुछ उनके कविताओं के बारे में और व्यक्तित्व के बारे में हमें जानने को मिला विष्णु खरे जी के। शुक्रिया। अब मैं नवल शुक्ल जी से सादर अनुरोध करूंगा कि वे अपने विचार हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। आदरणीय नवल शुक्ल जी। नवल सर, आपका माइक म्यूट है। नवल सर, आप तक आवाज आ रही है हमारी? हेलो। नवल सर, आपका माइक म्यूट है, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है हम तक। आप एक बार अपना माइक जो है अनम्यूट कर लें। नवल सर, आप सुन पा रहे हैं? शायद चल रहा है। नवल सर तक आवाज शायद पहुंच नहीं रही है या फिर वो सुन नहीं पा रहे हैं। ज्योति जी, एक बार आप संपर्क कर लें नवल जी से, शायद फोन के द्वारा शायद उनको। ज्योति जी, आप तक आवाज आ रही है? मैं करती हूँ, संपर्क करती हूँ तुरंत। हाँ जी, आप एक बार जरा संपर्क करके देखें। जी तब तक हम लोग थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। देवांश जी सर। वो प्रियदर्शन को जरा वो देखिए, प्रियदर्शन कोशिश कर रहे होंगे। अभी प्रियदर्शन जी मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, मनोज जी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मनोज जी तो शायद नहीं आएंगे, वो कहीं फंस गए हैं। लेकिन प्रियदर्शन जी को जरा वो दे दीजिए आप, लॉगिन आईडी। हाँ जी, मैं भेजता हूँ। हाँ हाँ हो गया। हेलो हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है।
मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद लिखावट का, मिथिलेश जी का और आप सभी का। आप सभी को नमस्कार कर रहा हूँ। विष्णु खरे जी के बारे में जो अभी अजय कुमार जी, कुमार मुकुल जी, मिथिलेश जी और देवेंद्र चौबे जी ने बोला, वो एक तरह से विष्णु खरे जी की समृद्धि और उसकी विविधता और उनके बहुत आयामों के बारे में भी जानकारी मिली, और जो कि उनमें था भी। पिछले ही वर्ष इन्हीं महीनों में साक्षात्कार का एक अंक मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी की तरफ से विष्णु खरे पर केंद्रित मैंने भी निकाला था यहाँ से, और उस अंक में इस देश के अधिकांश युवा और वरिष्ठ लोगों ने इसमें शामिल हुए थे, और विष्णु खरे जी पे काफी तरह से और कई तरह से बातें हुई थी। तो फिलहाल मैं उस पर नहीं जाता, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि किसी भी कवि को देखने के लिए जो एक तात्कालिक प्रचलित बातें होती हैं, उससे हटकर उनके संग्रहों के माध्यम से, उनके रचनाओं के माध्यम से भी देखा जाना चाहिए। 1940 में विष्णु खरे जी का जन्म होता है छिंदवाड़ा में, और 1935 से वहां पे हिंदी प्रचारिणी समिति का गठन हुआ है। हिंदी प्रचारिणी समिति का, जो उस समय मध्य प्रदेश नहीं बना था, और वहां पे जो सबसे समृद्ध लाइब्रेरी है और पठन पाठन का है, वहां पे काम होता रहा है। एक तो ये देखना चाहिए, दूसरा देखना चाहिए कि विष्णु खरे जी लगातार जो हैं, या अनेक बार अपनी कविताओं में 1947 को बार बार दर्ज करते हैं। यानी कि वो स्वतंत्रता के 7 साल पहले, इंडिपेंडेंस के 7 साल पहले पैदा हुए हैं। तो और उस समय जब उनके स्मृति काल में, बचपन के स्मृति काल में हिंदी प्रचारिणी समिति का गठन हो चुका है, तब उनको स्वतंत्रता एक अलग तरह से हमेशा दिखाई देता है, जो अंत तक उनकी कविता है पृथक छत्तीसगढ़ राज्य, वहां तक जाता है। और पृथक छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके मार्फत एक कवि के लोकेल को हमें देखना चाहिए। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य कविता में वे कहते हैं कि इसी तरह मैं 1956 के पहले के मध्य प्रदेश के नक्शे का ज्यादा आदी हूं, उसे अभी भी मैं कमोबेश ठीक ठाक बना सकता हूं पहचानने लायक। अब यहाँ से थोड़ा सा पॉज देकर देखिएगा कि मालवा, विंध्य प्रदेश, मध्य भारत वगैरह वाला मध्य प्रदेश मैं ढंग से याद भी नहीं रख पाता, उसे बना पाना तो असंभव है। अजीब है कि दिल्ली में 30 बरस से रहते हुए भी दिल्ली का कुछ हिस्सा भी नहीं बना सकता मैं, जबकि सरगुजा का वह ऊपरी कोना जो किसी सिग्नल या समुद्री घोड़े के मुंह की तरह है, या बस्तर का कोंटा वाला छोर जो प्रदेश को एक परिपूर्ण आधार देता था, अभी भी बना सकता हूँ। इसी कविता में एक अंश और आता है, मुझे यही सांत्वना है कि मेरा शहर और जिला छिंदवाड़ा उसी इलाके में रहेगा जो मूलतः मध्य प्रदेश का प्रतीक होगा। छत्तीसगढ़ में तो क्या, मध्य प्रदेश के सभी संभावित अन्य टुकड़ों में मेरी कोई जमीन जायदाद नहीं, यूं तो मेरी बिसात ही क्या, लेकिन मुझे कभी इन क्षेत्रों सहित छत्तीसगढ़ के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। तीसरी इसमें से एक आवाज आ रही है ना?
तीसरा एक अंश और सुनाना चाहता हूँ आवाज आती है कि सिर्फ स्मृतियां हैं 40 वर्ष पहले पिता के अंबिकापुर तबादले, फिर वहां से रायगढ़, पुतौर और धर्मजयगढ़ भेजे जाने की, और उन सिलसिलों में खंडवा, इंदौर, रतलाम, महू, दिल्ली से मेरे वहां जाने की, धर्मजयगढ़ में वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के जब 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बन रहा था, उस समय विष्णु खरे जी की उम्र लगभग 1940 के हिसाब से देखा जाए तो 60 वर्ष के थे। 60 वर्ष की अवस्था में भी विष्णु खरे ये कहते हैं कि वे दिल्ली उनकी याद में नहीं है, उनकी याद में छिंदवाड़ा है, और छिंदवाड़ा के साथ फिर उनके पिता जहाँ जहाँ तबादले में जाते हैं, जैसे खंडवा में जाते हैं, फिर खंडवा के बाद अंबिकापुर, रायगढ़ वगैरह, धर्मजयगढ़ वगैरह में जाते हैं, उनकी याद आती है और उन नक्शों की याद आती है, और फिर उसके साथ उस बंटवारे की बात करते हैं, और फिर कहते हैं कि बंटवारा मुझे पसंद नहीं है। बंटवारा और विभेद का शब्द जो है उनके साथ शुरू से जुड़ा रहा है। मैं फिर से उस बात को, अपनी बात को कह रहा हूं कि 1940 में उनका जन्म हुआ है, 1947 में जो स्वतंत्रता मिली है, इस भारत के नक्शे के बारे में भी वो कहते हैं कि उन्हें 1947 के पहले का भारत का नक्शा पसंद है, याद आता है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी है, उसकी बात करते हैं। और फिर उसके साथ मध्य प्रदेश के बंटवारे की बात करते हैं और विभेद की बात करते हैं। तो इस विभेद और बंटवारे को लगातार देखते हैं, और विभेद और बंटवारे को देखते हुए जिन इलाकों में जाते हैं वह महानगर इलाका नहीं होता, जो बार बार उनके साथ और हर बार उनके गुस्से और उनकी अन्य चीज़ों के बारे में बात की जाती है, जो कि सही है, सच है। मैंने भी यहाँ पे 1982 में, जब उनकी उम्र लगभग 42 साल की होगी, तो यहाँ पर मैंने भी उनसे जब पहली बार मुलाकात हुई थी, तो मैंने भी उन्हें देखा था कि जब यहाँ पे रघुवीर साहब, श्रीकांत वर्मा जी वगैरह भी आते थे, बातचीत करते थे, और जब विष्णु जी का प्रवेश होता था तो एक एक सन्नाटा सा जो है वातावरण में खिंच जाता था। पर फिर भी हमें ये देखना चाहिए कि वो एक अलग चीज है। वे अपने को देखने के लिए, अपनी कविताओं को देखने के लिए और दिन दुनिया को देखने के लिए वे बार बार कहाँ जाते हैं। यदि किसी कवि का कोई अपना लोकेल है, लास्ट में उसकी कोई हेलो नहीं, 8-0 नहीं होगा, 8 वाला मत करिएगा। किसी का माइक म्यूट है, म्यूट नहीं है शायद, आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए, जिनका भी म्यूट नहीं है। जी सर, आप बोलिए सर। तो यह है कि विष्णु खरे के समय के बहुत सारे कवियों को देखा जाए, बल्कि विष्णु खरे के समय के लगभग सभी कवियों को देखा जाए, हिंदी कवियों को, तो उन सभी कवियों में अपने अपना लोकेल है। अशोक वाजपेयी में हो, भगवत रावत में, सोमदत्त में, सुदीप बनर्जी में, चंद्रकांत देवताले में, अन्य वैसे तमाम लोग जितने लोग हैं, उन सभी लोगों में उनका लोकेल है। यदि किसी कवि में उसका लोकेल बार बार नहीं आता और वह बार बार अपने लोकेल पे, अपनी पृष्ठभूमि पे नहीं जाता, उससे जुड़ता नहीं, अपने भूगोल और परिवेश से वाकिफ नहीं होता, बार बार संबंध नहीं बनाता, तो उसका संबंध एक विच्छेद होता जाता है, और वहां से कविताएं एक अलग मोड़ पे चलती चली जाती हैं। आप सभी को याद होगा, आप सब जानते हैं, वे बार बार छिंदवाड़ा आते हैं। छिंदवाड़ा में अनुवाद के लिए आते हैं, अनुवाद काम के लिए और लेखन काम के लिए आते हैं, और 2017 में तो के आसपास उन्होंने यह तय कर लिया था कि मैं छिंदवाड़ा में ही रहूंगा। अन्य कारणों से उनको बम्बई और दिल्ली जाना पड़ा, और दिल्ली के में अंत में उन्हें रहना भी पड़ा।
लेकिन जिन तमाम कवियों के साथ उनके समकाल के कवि जितने हैं उन कवियों में देखें या उनके बाद के कवियों में भी देखें तो हिंदी में जितना अधिक लोकेल, वहाँ का भूगोल, वहाँ का परिवेश, वहीं की मतलब जो छिंदवाड़ा का जो है एक पठार जंगल, बहुत घना जंगल है, उजाड़ है, पठार है, खाली जगह है, बहुत बातचीत है, बहुत कम बातचीत है। इन तमाम चीजों को जो तमाम उबड़ खाबड़ चीजें हैं वो लगातार उनकी रचनाओं में शुरू से अंत तक आती हैं। उनके शुरू के संग्रह में ठीक है कि भावनाएं ज्यादा हैं, लय ज्यादा है, लेकिन बाद में दूसरे तीसरे संग्रह बल्कि चौथे संग्रह में तो बिल्कुल ही, चौथा संग्रह जो लगभग 16 वर्षों के अंतराल से उनका आया है, सबकी आवाज के पर्दे में, आप देखेंगे कि जब लगभग 16 वर्षों के अंतराल में विष्णु खरे का चौथा संग्रह आता है सबकी आवाज के पर्दे में, तो उनकी भाषा और उनकी शिल्प, उनकी संरचनाएं वहां से बदलती हैं। और फिर अंत में जो सबसे उनकी उनका आखिरी संग्रह है और अन्य कविताएं, आप फिर से देखेंगे कि फिर से वो छोटी छोटी कविताएं लिखना, ज्यादातर कविताएं छोटी कविताएं लिखना शुरू की है। तो उनकी शुरुआत लगभग छोटी कविताओं से होती है पहले संग्रह के हिसाब से देखा जाए तो, और आखिरी संग्रह के हिसाब से देखा जाए तो छोटी कविताओं से होती है। और इन दोनों कविताओं में स्फीति जो है, गद्य की स्फीति नहीं है, गद्य की स्फीति इन दोनों कविताओं में नहीं है, दोनों संग्रहों में नहीं है। बीच के जितने संग्रह आते हैं, खास तौर से सबकी आवाज के पर्दे से, जो उनका बहुत ही माने उनका एक तरह से उनकी पहचान का संग्रह है, सबकी आवाज के पर्दे में 1994 में यह संग्रह आया है। और उस संग्रह के बाद विष्णु खरे जिस तरह से हिंदी साहित्य में, हिंदी कविता में स्थापित होते हैं, और उसके पहले जिस तरह से कम दिखते जाते हैं, और बोलने के मामले में, और बुरे बोलने के मामले में, या कड़क बोलने के मामले में, या गुस्से के बोलने के मामले में जाने जाते हैं, उससे हटकर विष्णु खरे एक बहुत ही परिपक्व और बहुत ही बड़े कवि के रूप में वहां से आते हैं, जो लगातार ये बात आगे भी बढ़ती चली जाती है। तो आप ये भी देखिए कि छिंदवाड़ा वे बार बार उनके रचनाओं के बारे में कहा जाता है कि गद्य है बहुत, और जो कि है, और गद्य के बहुत विस्तार हैं, बल्कि कई बार तो निबंध की तरह है, उनकी कविताओं में निबंध की तरह है, सपाट बयानी है, सादगी है, शुष्कता भी है। लेकिन यह जो है उन जगहों की है जहां से वो छिंदवाड़ा या अंबिकापुर या धर्मजयगढ़ आदि जगहों से जब वो भूल जाते हैं, डिटेच होते हैं, बाहर जाते हैं, महानगरों की दुनिया में जाते हैं, लोग वहां पर जाकर उन्हीं जगहों के हो जाते हैं, उन्हीं वाक्यों और उन्हीं भाषाओं के साथ और उन्हीं संवेदनाओं के साथ हो जाते हैं। विष्णु खरे उन संवेदनाओं और उन भाषाओं और उस गद्य को पहचानते हैं कि यह शायद मेरे बहुत करीब नहीं है, और बार बार छिंदवाड़ा आते हैं, अनुवाद के रूप में के लिए हो, चाहे अपने चीजों को जानने के लिए। आप देखिए कि वे जहाँ रहते थे रहकर, रमेश फोपली के मकान में, जो उनके बचपन के दोस्त थे, और उनके मकान के 1.5 कमरे 2 कमरे का मकान था, जो किराए के मकान में रहते थे। वहाँ आसपास वे इसलिए नहीं रहते थे कि वह उनका बचपन का सिर्फ दोस्त था, बल्कि वहाँ पे पुराना छिंदवाड़ा जो उनके पास बचा हुआ था, या छिंदवाड़ा से लेके छत्तीसगढ़ तक का पूरा लोकेल, जहाँ पे सबसे अधिक लय है, रस है, उबड़ खाबड़पन भी है, जंगल भी है, संक्षिप्तता भी है, विराटता भी है, विस्तार भी है, वहां आते हैं। और किस लिए आते हैं कि वहां पे आसपास में बरगद के पेड़, आम, जामुन, पीपल के पेड़ से आच्छादित जगह है, वो अभी भी है, उनके लिए आते हैं, जहाँ पे लगातार चिड़ियों की आवाज आती रहती है। बाद की कविताओं में उनकी या उनके अन्य बीच के भी कविताओं में आप लगातार देखेंगे कि गौरैया, पड़कुल, कोयल, बंदर, बगुले, मोर, कठफोड़वा, तोते, उल्लू, ये सब चीजें आती हैं। हम इन चीजों को भूलकर विष्णु खरे की
के संग्रहों के में से या कविताओं में से इन चीजों को भूलकर बीच में एक ऐसा दौर आया है कि लगातार हम उनके एक सपाट गद्य या निबंधात्मक गद्य के रूप में लिखी हुई कविताओं पे भी ही ज्यादा बात करते रहे हैं। उनके अन्य भी बहुत आयाम हैं। उन्होंने तो एक गजल भी लिखा है और मैं उनके गजल के एक दो चार पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात विराम देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे बातें हैं। शमशेर से मुतासिर एक जाति हिमाकत, ये विष्णु खरे के बारे में जो आमतौर पे जो बातचीत है वो पूरी तरह से इसमें है। जो न झेले हर एक वार सीने पर, हजार लानतें हों ऐसे जीने पर, दिले मजलूम को रफू न कर पाए, वो क्या फख्र करे अपने जख्म सीने पर। नहाती मजदूर ने पखारने एड़ियां जिससे, वो ठिकरा भारी है हर नगीने पर। ताउम्र पहुंचती रही है अपने पल्लू से, तमाम शायरी कुर्बान उस पसीने पर। कहीं मुझसे उनका बदन न छिल जाए, दीवार से सट के वो यूं चढ़ते हैं जीने पर। हमें गाड़ी बदलनी थी बीना में, चढ़ी हुई थी उतर पड़े बबीने पर। जो भूखों बेघरों से उनके हक छीने, कभी रहम न हो उस निजामे कमीने पर। बदन से उसके गमकता है जो अब तक, मैं रहा मस्त उसी इत्र भीने भीने पर। कहीं से किसी मुआवजे की उम्मीद नहीं, ढूंढता हूं नया पठान हर महीने पर। तो विष्णु खरे ताउम्र जो है एक नया पठान भी खोजते रहे अपनी कई तरह की कविताओं के साथ साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नवल सर इस खूबसूरत वक्तव्य के लिए। और अब हमारे साथ प्रियदर्शन सर जुड़ गए हैं और आप सभी लोग सर से परिचित ही हैं। हिंदी के प्रतिष्ठित कवि हैं, कहानीकार हैं सर, और साहित्य और पत्रकारिता दोनों की दुनिया एक जानी मानी हस्ती भी हैं। तो प्रियदर्शन सर से मैं आग्रह करूंगा कि सर अपने विचार रखें और विष्णु खरे जी से जो भी जुड़े उनके प्रसंग हैं, उनकी यादें हैं और उनके रचनाओं पर भी जो अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं वो सभी हमारे सामने रखें। प्रियदर्शन सर। शुक्रिया देवांशी, मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, एकदम स्पष्ट। हाँ, कहते हैं कि उनकी कविताओं के बारे में भी नवल जी ने बड़े विस्तार में और बहुत करीने से चर्चा की, इसलिए अगर मैं उस चर्चा को दोहराऊंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। एक छोटा सा संस्मरण मैं उनसे जुड़ा आपसे साझा करना चाहता हूँ, एक कविता की जिसका वास्ता विष्णु खरे से था। हुआ ये था कि 2000 के आसपास उनका दूसरा संग्रह आया, मतलब उनका एक संग्रह आया था काल और अवधि के दरमियान। इस संग्रह की समीक्षा मैंने जनसत्ता में की थी और 2003 की बात है। जब ये समीक्षा छपी तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारी बातों के अलावा जो हम सब उनकी तारीफ करते रहे थे, कुछ हिस्से उनकी आलोचना की। किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है, किसी को माइक उतना बंद करने की जरूरत है, फोन आ रहा है किसी का। खैर, किसी का माइक अनम्यूट नहीं है, किसी का फोन आ रहा है, उसकी आवाज। हाँ, अब गए। तो काल और अवधि के दरमियान से मैंने समीक्षा की थी
और इत्तेफाक से अभी नवल जी जो बात कर रहे थे उसमें एक बात की ओर मेरा इशारा था, जो कविता उनकी अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नक्शे बनाने को लेकर थी और दिल्ली की जिसमें बातें बड़ी मार्मिक, बड़ी अच्छी कविता है, लेकिन मैंने बहुत हल्का इशारा किया था कि जो चीज मतलब उनकी कविता के भीतर स्थानिकता की तरह आती है, कहीं विचार में वो केंद्रवादी हो जाती है। मैं झारखंड से आया था और झारखंड अलग राज्य के आंदोलन के साथ वैचारिक तौर पर भी शामिल था, तो उस आंदोलन का हिस्सा होने के नाते मुझे मालूम था कि केंद्र में रहने वाले के लिए झारखंड को एक रखने की भावुकता चाहे जितनी बड़ी हो, झारखंड का अलग होना उसकी भौगोलिक सांस्कृतिक अवस्थिति के लिहाज से मतलब जरूरी है। मैंने कहीं कहा ये कि जैसे ब्रिटिशर्स के लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा, और ये फिर किसी का फोन डिस्टर्ब कर रहा है। खैर मैं बात करने की कोशिश करता हूँ इसी बीच। हाँ, तो मैंने कहा कि जैसे अंग्रेजों के लिए कभी भारत बड़ी भावुकता का मसला रहा होगा, लंदन में बैठा कोई भावुक सा आदमी सोचता होगा कि देखो ब्रिटिश एम्पायर वो था जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था और अब हिंदुस्तान को खो रहे हैं। तो मैंने कहा कि कहीं न कहीं ये कविता मतलब उस औपनिवेशिक स्तर पे नहीं, लेकिन एक तरह की केंद्रवादी प्रवृत्ति के साथ है। इस बहुत मध्यम सी आलोचना के साथ मैंने वो टिप्पणी लिखी। दो बातें उसके साथ हुई थी। अमूमन अशोक वाजपेयी जी का फोन मेरे पास कभी नहीं आता है, लेकिन 20 बरस पहले 17-18 साल पहले पहली बार उनका फोन आया। उन्होंने कहा कि विष्णु खरे पे आपने बहुत अच्छा लिखा है। दूसरा फोन विष्णु खरे का आया, उन्होंने कहा कि तुमने मुझे 100 नंबर दिए नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि क्या बताऊं भाई, मैं तुमको वही कह सकता हूं जो 20 बरस पहले रघुवीर सहाय ने मुझे कहा था जब मैंने उनकी किताब की समीक्षा की थी। तो मैंने पूछा कि क्या कहा था रघुवीर जी ने, तो विष्णु खरे ने कहा कि रघुवीर जी ने कहा था कि जब 100 में 95 नंबर दिए तो 5 नंबर क्यों काट लिए। तो मैं भी यही कह रहा हूं तुमसे कि तुमने 5 नंबर मेरे काट लिए। तो मैंने हंसते हुए कहा कि 5 नंबर आपको वो काल दे देगा। आपकी कविताओं में जो एक तरह का कालातीत अनुभव हम सबके लिए है, वो आपको मतलब जो बचे खुचे नंबर मेरे हिस्से के हैं वो दे देगा। एक बात ये हुई थी, मेरा उनसे एक छोटा विवाद हुआ था। उस विवाद के बाद मतलब मैं भी विवाद प्रिय नहीं हूँ, विष्णु खरे जी थे, लेकिन एक प्रसंग था जिसके चलते हम लोगों के बीच सहज संबंध नहीं रह गए थे। हालांकि उसके कुछ ही दिन की बात है, मेरे भीतर एक कविता बहुत पहले से पैदा हो रही थी। हुआ ये था कि मैं पहली बार जब विष्णु खरे के घर गया था, 1993-94 की बात रही होगी, तो मैंने पाया कि विष्णु नागर भी आमने सामने, दोनों कवि आमने सामने रहते हैं। तो मैंने दोनों कवियों को लेकर कविता लिख दी, आमने सामने कवि। विष्णु खरे उन दिनों हाइडलबर्ग में थे। हाइडलबर्ग से उन्होंने फोन किया कि अरे यार तुमने कमाल की कविता लिख दी। मैं मतलब ये प्रसंग अपनी प्रशंसा करने के लिए सुना रहा हूँ, हालांकि करता जा रहा हूँ, लेकिन इत्तेफाक से ये दो प्रसंग थे जो मुझे बड़े प्रिय थे। और वो छोटी मतलब कविता मेरा ख्याल है 2.5-3 मिनट लेगी, लेकिन उस कविता के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। विष्णु जी के लिए मेरी श्रद्धांजलि भी होगी, और शायद वो कविता विष्णु खरे के ढंग पे ही लिखी गई थी। कविता का शीर्षक है आमने सामने कवि। आदरणीय विष्णु खरे और विष्णु नागर से क्षमा याचना सहित, बहुत मुमकिन है आप एक की उम्मीद कर रहे हों और दूसरा निकल आए। बहुत मुमकिन है आप एक की उम्मीद कर रहे हों और दूसरा निकल आए। आखिर दोनों बिल्कुल आमने सामने रहते हैं, और ऐसी चूक तो हो ही सकती है कि सोसाइटी के दरबान के समझाने के बावजूद आप ठीक से न समझ पाए कि बाएं वाला या दाएं वाला फ्लैट विष्णु नागर का है और आप विष्णु खरे के घर की घंटी बजा दें। यह जानकर कि नागर से मिलने की कोशिश में आप खरे के घर चले आए हैं, विष्णु जी की क्या प्रतिक्रिया होगी ये मैं ठीक नहीं बता सकता, क्योंकि उनकी प्रतिभा, विदग्धता और उनके वाक चातुर्य का लोहा सब मानते हैं। और मैं भी कायल रहा हूं उनकी टिप्पणियों, उनकी उनसे भी प्रखर कविताओं का। आप ध्यान देंगे कि मैं इस कविता में भी उनकी शैली की नकल करने की कितनी नाकाम सी कोशिश कर रहा हूं। बहरहाल मैं उनकी जगह हूं तो शायद विष्णु जी की डांट सुनकर भी पुलकित हो जाऊं कि देखो
हिंदी के दो कवि बिल्कुल आमने सामने रहते हैं। यह पुलक इस बात से कम नहीं होगी, शायद कुछ बढ़ ही जाए यदि विष्णु जी डांटे नहीं, सीधे बता दें कि सामने वाला घर नागर का है, या फिर हंसते हुए बोले कि मैं तो कवि हूं, संपादक कवि सामने रहते हैं। उन दिनों विष्णु नागर संपादक थे। वैसे दो कवि आमने सामने रहते हैं, इसमें कोई काव्यात्मक संभावना दिल्ली के बहुत सारी कॉलोनियों में साथ रहते बुद्धिजीवियों, कवियों और कथाकारों को एक बेतुकी सी चीज लग सकती है। मेरी तरह के सामान्य पाठक को फिर भी यह तथ्य लुभाता है, इस बात से बेखबर कि दोनों कवियों में कौन बड़ा या वरिष्ठ है, इस बात से बेपरवाह कि कई आलोचक और पाठक, जिनमें शायद मैं भी शामिल हूं, विष्णु नागर और विष्णु खरे के नाम और पड़ोस के विष्णु नागर और विष्णु खरे में नाम और पड़ोस के साम्य के अलावा और कोई साम्य न देखते हो। धीरे धीरे मेरे भीतर यह सवाल भी उभरता है कि क्या यह कवि पड़ोस आपस में बतियाता होगा, या अपनी पकाई सब्जियां एक दूसरे के घर पहुंचाता होगा, या चाय पत्ती या चीनी घट जाने पर एक दूसरे से मांगता होगा। हालांकि अब के जमाने में यह रिवाज भी बीते जमाने की चीज हो चुका है, लेकिन संभावना की तरह तो यह अब भी शेष है। और मैं दोनों कवि पत्नियों से अपने नाकुछ परिचय से कहीं ज्यादा अपनी सहज बुद्धि से कल्पना करता या कामना करता हूं कि दोनों के बीच कवियों की तुलना में कहीं ज्यादा आत्मीयता होगी या साझा होगा। मैं ये भी सोचता हूं कि जब ये सोसाइटी बन रही होगी, तब आसपास रहने की संभावना क्या इन कवियों को करीब लाई होगी? क्या तब अपना अपना छिंदवाड़ा या शाजापुर पीछे छोड़ते हुए विस्थापन की कोई हल्की कचोट इनके भीतर रही होगी, या ये इरादा कि एक दिन यमुना पार के इस मयूर विहार को छोड़कर वे अपने पुराने मोहल्लों और घरों में लौटेंगे, या ये अफसोस कि अब उनके बच्चे इस बेगाने और बेवफा शहर को अपना घर मानेंगे, उन छूटे हुए शहरों के बदरंग होते घरों को नहीं, जिनमें उनका अपना बचपन कटा और जहां से वे इस लायक बने कि दिल्ली तक आ सकें। या ये कि दोनों विस्थापित कवि जब अपने घरों का बनना देख रहे होंगे, तो इस ऐसे या इससे मिलते जुलते कई एहसासों को आपस में साझा करते होंगे, या फिर यह कि व्यक्तियों और पड़ोसियों के तौर पर कभी ये बेहद सहज और आत्मीय रहे लोग क्या कवि होने की महत्वाकांक्षा या एक ही संस्थान में नौकरी करने की मजबूरी में कभी एक दूसरे से टकराए होंगे, और फिर धीरे धीरे इतनी दूर निकल आए होंगे कि आमने सामने घर होने के बावजूद कभी साथ चाय न पीते हों, या फिर यह कि आपसी समझ ने दोनों के बीच रिश्ता तो कायम रखा होगा, जिसमें कभी कभार मिलने की औपचारिकता वे निभा लेते होंगे, लेकिन पुरानी आत्मीयता शेष न हो। बहरहाल दो लोगों के बेहद निजी जीवन में घुसपैठ की कोशिश कई और सवालों को अलक्षित नहीं कर सकती। मसलन दिल्ली में किसी को क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि कौन कहाँ रहता है, भले ही वह कविताएं लिखता हो और उसके संग्रह में कुछ ऐसी कविताएं हों जो अपनी मार्मिकता में जीवन को हमारे लिए कुछ ज्यादा सुंदर और संभावनापूर्ण बनाती हैं। या फिर यह कि दो कवि सिर्फ कवि नहीं होते, व्यक्ति भी होते हैं, और उनके जीवन में कविता के अलावा भी सरोकार होते हैं, और किसी बाहर वाले का इसके बारे में विचार करना जितना अशालीन है, लिखना उससे कहीं ज्यादा उद्धत है। या फिर यह कि समाज में कवि भले रहते हों, कविता की जगह कम हो गई है। शायरों के दिल्ली में टायर ज्यादा दिखने लगे हैं। हालांकि इस पंक्ति का वास्ता शरद जोशी के शायर टायर वाले लेख से नहीं, जमाने की बदलती सच्चाई से है, जिसमें कॉलोनियों में जितने लोग नहीं दिखते उससे ज्यादा गाड़ियां दिखती हैं। या फिर यह कि कवि पड़ोस में रहें या सैकड़ों मील दूर, वे एक दूसरे के करीब होते हैं, तब भी जब वे एक दूसरे की प्रसिद्धि या प्रतिभा या रचना से जलते हैं। लेकिन यह जलना भी शायद कहीं बेहतर कविता लिखने की इच्छा का नतीजा होता है। या फिर यह कि वक्त इतना बदल गया है कि बस्तियों में रहकर भी हम अपने अपने उजाड़ों में रहने को अभिशप्त हैं। कॉलोनियों में हम चौकीदारों की ज्यादा परवाह करते हैं, कवियों की नहीं। वैसे उदास करने वाले ख्याल और भी हैं, उदास करने वाली सच्चाइयां भी, जैसे अब संवाद नहीं है, सब्र नहीं है, समय और भी नहीं है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के बीहड़ में लहूलुहान पांवों और दिमागों में धंसे कांटे निकालने के लिए भी नहीं, पीछे मुड़कर देखने के लिए भी नहीं, किसी का हाथ थामने के लिए नहीं, किसी की बात सुनने के लिए भी नहीं। ऐसे सुनसान में
क्यों मैं पड़ोस में रह रहे दो कवियों के बहाने अपनी तरह की एक दुनिया की कल्पना करने में लीन हूं। इस आरक्षित समय में जो जहां है अच्छे से रहे, हम बस इतनी ही कामना कर सकते हैं। दो कवि अच्छी कविताएं लिखते रहे, अच्छे पड़ोसी बने रहें, और कोई गलती से सामने वाले की घंटी बजा दे तो उससे बैठकर 2 मिनट बात भी कर लें। अब मुझे अचानक ख्याल आ रहा है कि वो घर भी उजड़ गया, वो पड़ोस भी उजड़ गया। विष्णु खरे दिल्ली से उजड़े, मुंबई गए, छिंदवाड़ा लौटे और दिल्ली 79 वर्ष की उम्र में लौटे। हिंदी अकादमी जब दोबारा आए तो शायद हिंदी अकादमी की सूची उन्होंने मुझसे ही ली कि उसके बाकी सदस्य कौन है, पूरी तरह नाम बताओ। और उसके बाद अगले 1 महीने तक मेरा उनसे संवाद लगातार रहा। लेकिन एक रात अचानक एक मस्तिष्काघात ने उनको किस अंधेरे में छोड़ दिया, बड़ा कहना मुश्किल है। मतलब अब उनके लिए बस श्रद्धांजलि। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियदर्शन सर। और एक कवि को श्रद्धांजलि के स्वरूप में इतनी खूबसूरत कविता हमें सुनने को मिली, तो उससे बेहतर जो है और कुछ नहीं हो सकता। अभी सूचना मिली है कि मनोज कुमार सिंह जी अभी हमसे नहीं जुड़े हैं, तो मेरे ख्याल से हम ये कार्यक्रम यहीं पर अभी संपन्न करना चाहेंगे। मैं ज्योति जी से आग्रह करूंगा कि वे धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। ज्योति जी। आवाज आ रही है हमारी? जी। धन्यवाद ज्ञापन जो है वो बहुत ही जिम्मेदारी भरा कार्य है मेरे अनुसार। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले विष्णु खरे जी की एक कविता सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है तभी। सृष्टि के सारे प्राणियों का अब तक का सारा दुख कितना होता होगा, यह मैं अपने वास्तविक और काल्पनिक दुखों से थोड़ा बहुत जानता लगता हूँ। और उन पर हुआ सारा अन्याय, उसका निहायत नाकाफी पैमाना, वे अन्याय हैं जो मुझे लगता है मेरे साथ हुए, या कहा जाता है मैंने किए। कितने करोड़ों गुना वे दुख और अन्याय हर पल बढ़ते ही हुए, उन्हें महसूस करने का भ्रम और खुशफहमी पाले हुए यह मस्तिष्क आखिर कितना जिंदा रहता है। कोशिश करता हूँ कि अंत तक उन्हें भूल ना पाऊं। मेरे बाद उन्हें महसूस करने का गुमान करने वाला एक तो कम हो जाएगा, और मेरे बाद उन्हें महसूस करने वाला गुमान करने वाला एक तो कम हो जाएगा। फिर भी वे मिटेंगे नहीं, इसलिए अपने से कहता हूँ तब तक भी कुछ करता तो रह। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अजय कुमार सर का, जिन्होंने विष्णु खरे के निजी जीवन पर प्रकाश डालकर हम सबको उनके संघर्ष से अवगत करवाया। उसके बाद मिथिलेश श्रीवास्तव सर, जहां से इस कार्यक्रम के जो सूत्रधार हैं वे मिथिलेश सर ही हैं, तो इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके माध्यम से हमें विष्णु खरे के बारे में इतना कुछ जानने का मौका मिला। इसके बाद कुमार मुकुल सर, जिन्होंने विष्णु खरे की कविताओं पर लिखी गई टिप्पणियों के माध्यम से हमें विष्णु खरे के बारे में अवगत करवाया। नवल शुक्ल सर, देवेंद्र चौबे सर, प्रियदर्शन सर, मनोज कुमार सर तो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन फिर भी यदि आज ये कार्यक्रम नहीं होता तो शायद हम लोग विष्णु खरे के बारे में इतना कुछ नहीं जान पाते। तो इसलिए यहाँ पर आमंत्रित सभी वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और संचालन के लिए मैं देवांश जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो इसी के साथ हम सभी लोग विदा लेते हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही किसी एक और खूबसूरत कार्यक्रम में हम लोग एकत्रित होंगे। आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।
देवांश हाँ जी सर, बोलिए। एक मिनट, हाँ ये जी, जी। मैं बता रहा था कि लिखावट की तरफ से ऑनलाइन कार्यक्रम का यह पहला प्रयास है।